बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की बहनें आज फिर अडयाला जेल के बाहर बैठी हैं और फिर मुलाकात नहीं होने दी गई। यानी मुलाकात का वक्त गुजर जाता है, उनको मिलने नहीं दिया जाता। अब एक लम्हे के लिए आप देखें ना, ये तस्वीर, यहाँ इमरान खान की बहनें पुलिस के एक बैरियर के पास बैठी हैं और इन्हें अपने भाई के पास नहीं जाने दिया जा रहा। ये तस्वीर हम तकरीबन रोज़ाना देखते हैं। कभी ये फुटपाथ पे बैठती हैं, कभी ये बारिश में भीगते हैं, कभी इनको बालों से पकड़कर घसीटा जाता है, कभी इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर तरह की जुल्म और ज्यादती इनके साथ की जाती है। कभी इन्हें उठाकर बहुत दूर दराज किसी इलाके में छोड़कर पुलिस भाग जाती है। इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जाते हैं। बहुत सारा कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद एक अजीब सी खामोशी है पाकिस्तान में। हमें कहीं मोमबत्ती माफिया नजर नहीं आता, इंसानी हकूक की तंजीमें नहीं आती नजर, आवाज उठाने वाले औरत कार्ड वाले लोग हमें नजर नहीं आते। हैरत नहीं होती आपको ये सारा कुछ देखकर? एक लम्हे के लिए सोचिए कि आसिफा जरदारी या मरियम सफदर, ये दोनों में से कोई एक ऐसे बैरियर के पास बैठा हो अपने बाप से या किसी रिश्तेदार से मुलाकात करने के लिए, तो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की तंजीमें, मीडिया के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, वो सारे लोग ये क्या करेंगे? ये जनाब आसमान सर पे उठा लेंगे। आप सब जानते हैं कि उस सूरत में इन सब ने क्या करना था। छोटा सा वाकया हो जाता है ना शरीफ खानदान या जरदारी खानदान के साथ, तो ये पाकिस्तान में आग लगाते हैं कि जनाब इंसानी हकूक का ये हो गया, इंसानी हकूक का वो हो गया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया इनको। अच्छा, ये ना, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त ये क्यों हो रहा है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इस तरीके से इस लेवल तक मामला क्यों नहीं आया पिछले चंद दहाइयों में। 2-4 साल, 10 साल, 15 साल आप ले लें तो, हत्ता कि परवेज मुशर्रफ भी इस लेवल तक नहीं गया था। देखें, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस हद तक जाते या एस्टेब्लिशमेंट को इस हद तक टक्कर देते या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस लेवल तक खड़े हो जाते, तो उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ भी यही करती है एस्टेब्लिशमेंट। वो क्योंकि खड़े नहीं हो पाए और इमरान खान साहब इस हद तक डट गए, तो इसलिए सिचुएशन थोड़ी दोनों के लिए मुख्तलिफ है। ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए। लेकिन मुझे एस्टेब्लिशमेंट पे हैरानी नहीं होती। वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने सीखा है। उन्हें मारना आता है और वो मार रहे हैं। उन्हें लड़ाई आती है, वो लड़ाई कर रहे हैं। उन्हें अग्रेशन आती है, वो अग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो लोग जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं या इंसानी हकूक के अलमबरदार कहते हैं, वो कहां पे हैं? देखिए ना, उन्होंने तो इंसानियत के साथ खड़े होना था। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पीएमएल-एन है, या सियासतदानों का जो रद्द अमल है, इस पर मुझे अफसोस होता है। अभी वो जर्नलिस्ट खुद ही तस्लीम कर रहे हैं, जब मुतीउल्लाह जान साहब को अगवा किया गया तो इमरान खान साहब ने, असदूर साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी जब मुतीउल्लाह जान साहब को अगवा किया गया तो इमरान खान ने फैज हमीद को बुलाकर कहा कि हम इसके साथ नहीं खड़े हो सकते, इसको छोड़ो मुतीउल्लाह जान को। और 5 घंटे के बाद हम सब ने देखा कि मुतीउल्लाह जान साहब वापस आ गए। लेकिन जब मुझे जबरी तौर पे लापता किया गया तो किसी सियासतदान ने, किसी डीजी आईएसआई से ऐसी कोई बात नहीं कही। क्यों? यानी ये क्यों हो रहा है? ये फर्क क्यों है? देखिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये आला कार बन गए बूटों वालों के, और इन्होंने जूते पॉलिश करना शुरू कर दिए और अवामी मकबूलियत खोते चले गए। ये इस गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीलॉग में समझाया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। इमरान खान को आप बाकी लोगों की तरह डील नहीं कर सकते। अगर मुल्क को बचाना है तो इमरान खान के साथ बैठकर बात कीजिए, चाहे वो दहशतगर्दी के मामलात हैं, चाहे वो सियासी इस्तेहकाम के मामलात हैं, चाहे वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के मामलात हैं। अगर एक नया इलेक्शन भी करवाना पड़े पाकिस्तान में, तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में करवा दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान को बचाना है। अगर अपनी जात को बचाने के लिए चंद लोगों ने यह फैसला किया है कि ऐसे ही उन्होंने मुल्क को चलाना है, तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलते साहब, ऐसे दुकान नहीं चल सकती। एक मुल्क आप कैसे चला सकते हैं? पीटीआई के खिलाफ जो जुल्म की चक्की चलाई गई है ना, ऐसी मैंने कम से कम अपने पूरे सहाफती करियर में नहीं देखी। परवेज मुशर्रफ के दौर में भी नहीं देखा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया। और हमारे कुछ लोग जो हैं वो एक बदयांती कर देते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। वो बदयांती कर देते हैं
और वो ये कहते हैं जनाब के देखे ना 2013 में भी तो धांधली हुई थी, 2018 में भी तो धांधली हुई थी। देखिए जी, तो धांधली तो होती रहती है पाकिस्तान में, ये कौन सी पहली दफा हो रही है। अब मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने भी यही बात की, हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं वो भी यही बात करते हैं। तो देखें बहुत फ़र्क है 2013 में, 2018 में या उससे पहले जब भी धांधली हुई तो ये 19-20 करते थे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा इधर से उधर कर देते थे। पीटीआई को भी एक दौर में बहुत शिकवा रहा कि हमारी सीटें छीनी गई हैं। पीएमएलएन को एक दौर में शिकवा रहा कि हमारी सीटें छीनी गई हैं। ये छोटा मोटा चलता था, लेकिन इस मर्तबा जो हुआ ये धांधली ने तबाह बर्बाद कर दिया, पूरा का पूरा इलेक्शन ही बदल दिया। 17 सीटों वाले को उठा के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, बल्कि अब उन्हें सादा अक्सरियत दिलवा दी गई। और ना सिर्फ सादा अक्सरियत बल्कि 2/3 अक्सरियत पे लाकर इत्तेहादियों के साथ उन्हें खड़ा कर दिया गया। अब मन मर्जी की जो तरामीम है वो भी करवाई जाती हैं और बार बार हम ये होता हुआ देख रहे हैं। इमरान खान साहब की बहन है नौरीन खानम, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया वहां जेल के बाहर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवालात किए जाते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ या उन गिलों और शिकवों के साथ होता है जो गिले शिकवे किए जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो नौरीन खानम ने इस सवाल के जवाब में वो कह रही थी, उन्होंने कहा जी कि बहादुर कर्नल शेर खान शहीद के मुजस्मे की तकद्दुस की पामाली पर शोर मचाने वाले ये भी याद रखें कि वही लोग इनका जस्ते खाकी हिंदुस्तान में छोड़कर वापस आ गए थे। हिंदुस्तानी फौजियों ने खुद बताया कि वो कितना बहादुर सिपाही था जिन्हें आप वहां छोड़ आए थे। आपको मुजस्मे की तकलीफ तो है, इंसानों की कोई तकलीफ नहीं है। कम उम्र बच्चों की शहादत का कोई जिक्र नहीं। जिन घरों के चिराग बुझा दिए गए उनका कोई हिसाब नहीं। ये लोग अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों पर जुल्म करते हैं। क्या कभी सुना कि कुलभूषण के साथ सख्ती की गई हो या किसी और हिंदुस्तानी जासूस के साथ वैसा ही सलूक किया गया हो? उल्टा ये तो इसका नाम लेने से भी गुरेज करते हैं। कुलभूषण की मां और बहन की इज्जत देने पर ये फख्र महसूस करते हैं। ये कहते हैं जी फख्र हो रहा है, मगर अपने ही लोगों को इज्जत देना गुनाह बन जाता है। हमारे खिलाफ तो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं ये। यानी कुलभूषण यादव की बहनें आती हैं, माँ बहन आ जाए, कोई उसकी बीवी आ जाए तो उनको इज्जत देते हैं, उनके घर की खवातीन को। लेकिन इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान, उसके घर की खवातीन को इज्जत नहीं देते। अच्छा, ये इमरान खान साहब की बहनें वहाँ बाहर जाकर बैठी हुई हैं और उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो उन्होंने तो धरना देने का फैसला किया हुआ, वो वहाँ बैठ गई। अब पीटीआई के कारकुन अगर आप देखें तो आज बहुत बड़ी तादाद में आए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत बड़ी तादाद में अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। अब क्या ये लोग देर तक वहां पे ठहर सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली होता यह है कि जैसे जैसे रात को सर्दी बढ़ती है, मौसम सख्त होता है और वक्त गुजरता है, तो बहुत सारे जो वहां पे वर्कर्स हैं वो उठकर घरों को वापस चले जाते हैं और थोड़े वर्कर्स जब रह जाते हैं तो पुलिस क्रैकडाउन कर देती है। यहाँ पे आलिया हमजा साहिबा ने, और पंजाब को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जितने लोग पहुंचे अडियाला जेल के बाहर, उनमें ज्यादातर लोग वो हैं जो पंजाब से आए। खैबर पख्तूनख्वा से भी आए हैं, लेकिन पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है और ये जेल पंजाब के अंदर मौजूद है, तो पंजाब से ज्यादा बड़ी तादाद में ऑब्वियसली लोगों ने आना था। तो लोग बड़ी तादाद में पंजाब से भी इकट्ठे हुए। आलिया हमजा साहिबा ने इंस्ट्रक्शन दी, लोग आ गए। अब उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हीं वर्कर्स की हाजिरी लगेगी और उन्हीं की तस्वीर और वीडियोस शेयर की जाएंगी जो आखिर तक पुरअमन अंदाज में इमरान खान साहब की बहनों के साथ मौजूद रहेंगे। ये उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों के साथ देने के लिए आलिया हमजा साहिबा ने इंस्ट्रक्शन जारी की है। बहरहाल पंजाब से बड़ी तादाद में वो कामयाब हुई हैं लोगों को पहुंचाने में। अडियाला जेल के बाहर इस फस्तायत और जुल्म के दौर में बड़ा मुश्किल होता है लोग अपने आप को आमादा करें, लेकिन लोग फिर भी बार बार निकल कर आते हैं। नाजरीन, साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी साहब से एक सवाल हुआ। आजकल वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में आ जाते हैं बार बार। सवाल हुआ कि साबिक कप्तान पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर इमरान खान साहब को जेल में बंद किया गया है, लेकिन इसके ऊपर क्रिकेट वर्ल्ड खामोश है। ये सवाल हुआ और ये बाकायदा आर्टिकल लिखा है टेलीग्राफ ने, यानी एक बैनुल अक़वामी अखबार ने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल के ऊपर शाहिद अफरीदी साहब से एक सवाल हुआ। उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो इतने बड़े क्रिकेट लेजेंड की ज्यादती उनके साथ हो रही है, उन्हें जेल में बंद किया है, इसके ऊपर बोल क्यों नहीं रहे, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? तो शाहिद अफरीदी साहब का जो जवाब है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था।
यानी सवाल हुआ इमरान खान के बारे में, जवाब शाहिद अफरीदी दे रहे हैं, मैं खुश हूं कि फैज हमीद और दीगर अफसरान का एहतसाब हो रहा है। ये बात खुशाइंद है कि पाक फौज ने एहतसाब का अमल अपने अंदर से शुरू किया है। अब जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसका एहतसाब भी होना चाहिए। ये क्या जवाब है? यानी सवाल किया गया कि इमरान खान साहब के साथ जुल्म हो रहा है, आप लोग क्यों नहीं बोलते, और ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। तो जवाब आ रहा है जी फैज हमीद के साथ बिल्कुल ठीक हुआ और एहतसाब होना चाहिए, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि पाक फौज ने ये सिलसिला अपने आप से शुरू किया। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, या तो क्रिकेट पे बात करें और सियासत पे बात ना करें, और अगर सियासत पे बात करनी है तो फिर सवालों के जवाब देना भी सीखें, क्योंकि जब आप सियासत करते हैं तो लोग सवाल पूछते हैं। नादरीन, आज 16 दिसंबर का दिन था। 16 दिसंबर सकूते ढाका, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था बदकिस्मती से। क्या हमने कुछ सीखा है? ये है बड़ा सवाल। अगर हमने कुछ सीखा होता तो आज हम वो नहीं कर रहे होते जो हम कर रहे थे दिसंबर 1971 में। जो हम दिसंबर 1971 में कर रहे थे, अगर हमने कुछ सीखा होता तो आज हम वो ना कर रहे होते। देखें ना, बहुत सारी चीजें आज भी मुश्तरक हैं। मिसाल के तौर पे उस वक्त भी अवाम एक तरफ थी, एस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ थी, और आज भी वैसी सूरत हाल है। उस वक्त का जो डिक्टेटर था वो मसाइल को संजीदगी से नहीं ले रहा था, उसे इदराक ही नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। आज की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, इनको समझ ही नहीं आ रही कि ये मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, और फौज का मोराल खराब हो रहा था उस दौर में भी। आज भी फौज और अवाम के बीच में खलीज बढ़ रही है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लगातार मुदाखलत की वजह से, और तब भी सियासत में फौज की मुदाखलत बहुत ज्यादा थी। आज भी सियासत के अंदर फौज की इदारे की मुदाखलत बहुत ज्यादा है। मीडिया और अदालतें और पूरा निज़ाम उस वक्त भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल किया हुआ था, आज भी ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर दी गई हैं। और उस वक्त भी कौम को भी धोखे में रखा गया, खुद को भी धोखे में रखा गया कि कुछ नहीं होता, सब ठीक चल रहा है, हालात कंट्रोल में है। और ये बहुत सारे लोग कहते भी थे उस वक्त, मीडिया के लोग हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता था। सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त भी धोखे में रखा गया, खुद को भी कौम को भी, और आज भी वही हो रहा है। आज भी कौम को धोखे में रखा जा रहा है कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, जनाब हमने ये सेट कर दिया, वो सेट कर दिया। कुछ भी सेट नहीं किया इन्होंने। पाकिस्तान के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। मकबूल लीडर और मकबूल पॉलिटिकल पार्टी को उस वक्त दीवार के साथ लगाया गया, और आज भी पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को और पॉलिटिकल पार्टी को दीवार के साथ लगाया गया। उस दौर में भी खवातीन के साथ बदतमीजी की गई, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, और आज भी वही सब कुछ किया जा रहा है। उस वक्त भी ताकत का नशा था, आज भी ताकत का नशा है। जुल्म, जबर और फस्तायत उरूज पर था उस वक्त भी, और आज भी जुल्म, जबर और फस्तायत उरूज पर है। मेरा एक सवाल यह है कि अगर आप एक ही तजर्बा बार बार करेंगे तो क्या नतीजा मुख्तलिफ आएगा? मेरी दुआ है कि पाकिस्तान जिन हालात से 1971 में गुजरा, पाकिस्तान दोबारा कभी वैसे हालात से ना गुजरे। लेकिन जो तजर्बा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट 1971 में कर रही थी, और जो गलतियां 1971 में कर रही थी, आज भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वही तजर्बात और वही गलतियां एक बार फिर दोहरा रही है। मैं बार बार कहता हूं कि होश के नाखून लीजिए, संभालिए अपने आप को, और पाकिस्तान को, जिद और अना को एक साइड पे रखिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दीजिए। जाइए जेल में, इमरान खान से बात कीजिए, उसी के साथ पाकिस्तान का इस्तेहकाम जुड़ा। लेकिन जिद और अना जो है वो किसी नतीजे पे आने नहीं देती। फजलुर रहमान साहब मैदान में है, लेकिन साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इन्होंने फैसला किया है कि ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो करने जा रहे हैं, दिसंबर के आखिरी 10 दिनों को बहुत एक्टिव कर दिया जाएगा। ये 20-21 तारीख की कॉन्फ्रेंस है। अब इस कॉन्फ्रेंस को ये करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, और ये वार्न किया गया है कि रियासत बाद रहे, कोई शरारत ना करे, क्योंकि ये वफाक और सूबे का मामला है। तो एक सूबे का एक हब है, एक सूबे का एक नुमाइंदा जगह है सूबे की, खैबर पख्तूनख्वा हाउस सूबाई हाउस है। तो वहां पे अगर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो उसके ऊपर किसी किस्म का क्रैकडाउन या कोई दूसरी हरकत नहीं करनी चाहिए। तो अपोजिशन वहां पे इकट्ठी हो रही है। दूसरा, फजलुर रहमान साहब ने ये जो मौजूदा आईनी तरमीम हुई है, इन तरमीम को फजलुर रहमान साहब ने इस्लाम के मुनाफी और कम इल्मी का नतीजा करार दे दिया। ये गैर इस्लामी है। उन्होंने कहा दीनी जमातों और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा का एक इज्तिमा
बुलाने जा रहे हैं। 22 दिसंबर को कराची में ये फजल रहमान साहब ने कॉल दी है इसकी, और वो ये कह रहे हैं कि सारी सूरत हाल पर हम गौर करेंगे। मेरे ख्याल में इस तसना वाला मामला वहाँ पे उठेगा। ये गैर आइनी और गैर इस्लामी है, और ये एक ऐसा मामला है जब मजहबी सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होंगी जिस लम्हे, या जिस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब कमज़ोर होंगे, तो इस नुक्ते को लेकर मौलवी उनके खिलाफ खड़े होंगे और उनके खिलाफ फतवे देना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये उनको एक बड़ा आसान टारगेट मिल गया है कि आप कहें जी गैर आइनी है, ये गैर इस्लामी है, तो आप ये क्यों कर रहे हैं। नादरीन, एक और है, ये कर्नल रिटायर इनाम रहीम साहब, इन्हें मैंने देखा मीडिया के ऊपर, और इन्होंने बताया जी फैज़ हमीद के तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमाओं और कुछ यूट्यूबर से उनके राब्ते थे, और वो जनाब खत्तो किताबत करते थे और वो चीज़ें लिख लिख कर देते थे, और ये सारा रिकॉर्ड उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। ये रिकॉर्ड पकड़ा गया है और ये फौज ने देख लिया है। फिर ये भी कहा गया कि फैज़ हमीद ने साकिब निसार को गाड़ियां भी दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जब फैज़ हमीद का नाम आता है या फैज़ हमीद का सियासी गठजोड़ का नाम आता है, तो तहरीक इंसाफ ज़्यादा हसास हो जाती है। हालांकि ज़रूरत नहीं है। वजह यह कि फैज़ हमीद के ज़्यादा एहसानात शरीफ खानदान के ऊपर है और दीगर सियासतदानों के ऊपर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर फैज़ हमीद साहब का नाम आता है, तो तहरीक इंसाफ इसलिए हो जाती है थोड़ी सी अग्रेसिव, या वो हसास हो जाती है क्योंकि इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जाता है, फिक्स उन्हें करने की कोशिश की जाती है। हालांकि DGISPR की जो एक वो आई थी प्रेस रिलीज, उसमें कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं है, किसी बंदे का नाम नहीं है। लेकिन मेरी एक गुजारिश है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कि अगर आपके पास इतना रिकॉर्ड मौजूद है कि फैज़ हमीद के साथ कुछ सहाफ़ी भी राब्ते में थे, सियासतदान भी राब्ते में थे, तो ये सारा रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए, पाकिस्तानियों को बताया जाए कि कौन कौन सा सहाफ़ी DGISI से इंस्ट्रक्शंस ले रहा था। पाकिस्तानियों को बताया जाए कि फैज़ हमीद ने किस किस सहाफ़ी को और किस किस सियासतदान को फ़ायदे दिए। ये सारा रिकॉर्ड मंजर आम पे रखा जाए और लाकर साबित किया जाए। ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और जो आज फ़ायदे ले रहे हैं वो भी इस बात से डरेंगे कि कल को हमारा रिकॉर्ड भी सामने आ सकता है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है और शहरी निकले अपने मुतालबात के हक़ में, और एक बड़ा मुतालबा उनका सोहराब बरकत साहब के हक़ में था। उन्होंने कहा जी कश्मीर के बेटे को आज़ाद करो। बड़ा एहतजाज है, वहाँ पे शटर डाउन हड़ताल भी की गई है। तो सोहराब बरकत साहब को एक लंबा टाइम हो गया, अब ये तीसरा हफ्ता चल रहा है, उन्हें आज़ाद नहीं किया जा रहा, बल्कि एक के बाद दूसरे मुकदमे में उनको फांसा जा रहा है। तो अब देखना यह है कि सोहराब बरकत साहब कब तक आज़ाद होकर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में अब एहतजाज का सिलसिला उनके हक में शुरू हो गया। हसन न्याजी साहब की अपील बड़े अरसे से पेंडिंग है हाई कोर्ट में। एक DB बैठती है, वो टूट जाता है बेंच, फिर टूट जाता है बेंच, फिर टूट जाता है बेंच। तो बिलाखिर जस्टिस शहराम सरवर साहब के पास 3 माह के बाद केस आया है और पहली मरतबा मामला थोड़ा सा आगे बढ़ा है, और इसमें फरीकैन से जो है वो अब तलब किए गए हैं कमेंट्स। तो अब देखना यह है कि हसन न्याजी साहब को जस्टिस शहराम सरवर साहब की अदालत इंसाफ दे पाती है या नहीं दे पाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पे बड़ी सख्त ज्यादती हो रही है, और हसन न्याजी का कसूर सिर्फ इतना है कि वो इमरान खान साहब की बहन का बेटा है। वो एक जज्बाती नौजवान है, लेकिन जिस जगह पे एक सरकारी गोली मार दी जाए एक नौजवान के सर में, उसे कत्ल कर दिया जाए, तो उस वक्त आप जज्बाती हो जाते हैं। आप चीज़ों को सियाको सबाक से हटाकर नहीं देख सकते। और बदकिस्मती यह है कि इस नौजवान को फौजी अदालत में सजा दी गई, जो बड़ी सख्त ज्यादती है। नाज़रीन, भारत में एक बड़ी भोंडी और बड़ी घटिया हरकत हुई है। भारत का जो बिहार का वजीर आला है नीतीश कुमार, इन्होंने बहुत ही काबिल मजम्मत हरकत की है। ये एक तकरीब चल रही थी जिसमें इनामात दिए जा रहे थे। यहाँ एक खातून आती हैं, उन्होंने हिजाब पहना हुआ था और इन्होंने अपने हाथ से उनके हिजाब को नीचे की तरफ खींचा है। इन्हें उनके हिजाब को हाथ से खुद हटाने की कोशिश की है। ये इंतहाई नामुनासिब हरकत है और ये बताती है कि भारत के अंदर किस किस्म के रवैये हैं और किस किस्म की सोच परवान चढ़ रही है। हत्ता कि भारत के अंदर जो हुक्मरान हैं उनके अंदर भी ये चीज़ें मौजूद है। इसको जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, और इस तरह के वाकयात के बाद इनको कटहरे में लेकर जाना चाहिए, आलमी सतह पे आवाज़ उठानी चाहिए, सबको इसके खिलाफ बोलना चाहिए। पाकिस्तान में कुछ लोग इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठा रहे हैं, हत्ता कि ऐसे लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं जो इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर जुल्म होता है, आवाज़ नहीं उठाते। इद्दत वाला घटिया केस होता है, आवाज़ नहीं उठाते।
तो पाकिस्तान में जो खवातीन पर जुल्म करने वाले लोग हैं वो तो कम से कम अपना आवाज़ उठाए, तो दोनों तरफ उठाए ना। इस वाक़े पे जहाँ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, वहीं बहुत ज़रूरी है जो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत खवातीन के साथ कर रही है। नादरीन, एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। गुज़िश्ता रात गाज़ा में एक तूफ़ान आया, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बच्चों समेत 14 मजलूम जो फ़लस्तीनी हैं वो जाँ बहक हो गए वहाँ पे। ये इंतहाई अफसोसनाक रात थी, बहुत तकलीफ़ दे रात थी, और वजह ये बनी कि जो इसराइली हुकूमत है वो इमदाद नहीं आने दे रही, और बग़ैर इमदाद के बेयारो मददगार तूफ़ान में ठिठरते हुए ये लोग रात के वक्त जाँ बहक हो गए। बहुत ही अफसोसनाक। देखें, जहाँ एक तरफ हम सब लोग मजम्मत कर रहे हैं, पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है जो सिडनी में वाक़या हुआ यहूदियों के साथ, वहीं पूरी दुनिया को उसी शद और मद के साथ इस वाक़े के खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए। क्या गज़ा के जो फ़लस्तीनी हैं वो इंसानों जितनी अहमियत नहीं रखते? क्या उनकी जान जान नहीं है? क्या उनका खून जो है वो सुर्ख नहीं है? क्या उनके प्यारों को तकलीफ नहीं होती जब वो लोग मारे जाते हैं? तो दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए, एक जैसा म्यार होना चाहिए, एक तरह से इंसानों को देखना चाहिए। जो सिडनी में वाक़या हुआ वो काबिल मज़म्मत है, इसी तरह जो गज़ा में हुआ उसके लिए भी भरपूर आवाज़ उसी अंदाज में उठाई जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक दोहरा म्यार होता है जिसकी वजह से लोगों के जज्बात भड़कते हैं, और इन हरकतों की वजह से एक डिवाइड पैदा होती है दुनिया में, और दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा भी होता है। तो दुनिया को सबके लिए और तमाम बच्चों के लिए महफूज होना चाहिए। इस बात से बालातर होकर के नस्ल क्या है, नसब क्या है, मजहब क्या है, सबको महफूज होना चाहिए। तमाम इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है। मुझे एक सरदार जी मिले बरतानिया में, एक टैक्सी वो चला रहे थे, मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा, तो उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा जो पैदा नहीं कर सकता उसको मारने का हक नहीं है, यानी जो जान डाल नहीं सकता उसको जान निकालने का कोई हक नहीं है। तो इंसानों को कत्ल करने के बारे में उन्होंने बड़ी ये इंटरेस्टिंग बात की, गुफ्तगू चल रही थी तो उसमें उन्होंने मेरे साथ ये बात की। तो मुझे लगा कि जैसे बड़ी उसूली बात है उनकी कि यहाँ पे कत्लेआम सरेआम होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जान दी है तो दूसरे इंसान को यह हक नहीं पहुंचता कि बिला वजह वो जान छीन ले।